नमस्कार साथियों, हमारी आज की वीडियो ग्रेटर बांग्लादेश के ऊपर है। ग्रेटर बांग्लादेश फिलहाल कोई फिजिकल चीज नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक मानसिकता है, एक जहनियत है। पर यह जहनियत आई कहां से? इसके पीछे कौन सी इस्लामिक शक्तियां भारत के विरुद्ध षड्यंत्र कर रही हैं? ये जो सोच है, यह भारत के लिए क्यों खतरनाक है, क्यों घातक है? हमें इस समस्या को, इस सोच को क्यों सीरियसली लेना चाहिए? इसके क्या काउंटर मेजर्स हैं? हम इस वीडियो में ये सारी बातें कवर करने वाले हैं। एक बात और, कुछ लोगों में जो भ्रामक स्थिति है, जो खुद को इजराइल जैसे देश से कंपेयर कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इस तरीके की शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि हमारी सेना बहुत ताकतवर है। तो ये जो स्थिति है, जो मानसिक स्थिति है भारतीय लोगों की भी, इससे होने वाले जो खतरे हैं, हम उसकी भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो मुद्दा है, ये आया कहां से, इस सोच की बात उठी कैसे। तो अभी फिलहाल जो बांग्लादेश का मुखिया है यूसुफ मोहम्मद, जिसको अमेरिका ने अपनी कठपुतली बनाकर वहां पर बैठाया है, उसने भी हाल फिलहाल में पाकिस्तानी जनरल शमशाद मिर्जा को एक कॉफी टेबल बुक भेंट की है। लेकिन ये बुक ऑर्डिनरी नहीं है। ये जो इसका कवर है बुक का, उसमें एक पेंटिंग दिखाई गई है। अब जो ये पेंटिंग है, जो विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं कि इस पेंटिंग के पीछे कोई छुपा मकसद है। अगर इस पेंटिंग को ध्यान से देखा जाए तो ये जो पेंटिंग है, ये बांग्लादेश के एक्सटेंडेड रूप को, यानी कि जहां अभी उसकी बाउंड्री है, उन बाउंड्रियों से बाहर के इलाकों को इसमें दिखाती है। तो देखिए, अब अगर हम इस पेंटिंग को इस नक्शे से कंपेयर करें, ये जो नक्शा है, ये बांग्लादेश का नक्शा है और इसके चारों तरफ भारत है ना। भारत का ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं और यहां पर म्यांमार भी है। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो विशेषज्ञ जो कह रहे हैं, तो इसमें भारत के कई सारे इलाके प्रदर्शित किए गए हैं। भारत के कई सारे इलाकों को इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे कि भारत का पश्चिम बंगाल तो है ही, साथ में असम, त्रिपुरा और म्यांमार का अराकान स्टेट भी इसमें दिखाया गया है। ये चीज बहुत सीरियसली क्यों ली जा रही है भारत सरकार द्वारा या भारत के विशेषज्ञों द्वारा? तो अभी लगभग 6 महीने पहले ढाका यूनिवर्सिटी में कुछ इसी तरीके का मैप दिखाया गया था, जो सल्तनत ए बंगला नाम से प्रदर्शित हुआ था। तो ये जो मैप है, इसमें और जो वो बुक दी गई, उसमें जो पेंटिंग है, उसमें बहुत सिमिलरिटी है, उनके थीम्स एक जैसे हैं। इसलिए विशेषज्ञों को थोड़ी इसमें चिंता हुई है। अब जब इसके पीछे जाते हैं, जो हमारी एजेंसियां हैं, जब इसके पीछे जाते हैं, तो वो ये पाते हैं कि जो ग्लोबल इस्लामिक शक्तियां हैं वो इसके पीछे हैं। यानी कि इस तरीके के मैप्स को उन शक्तियों द्वारा पुश किया जा रहा है जिनसे कि लोगों के दिमाग में ये चीज डाली जा सके। ऐसा ही एक संगठन तुर्की का है, जो तुर्की का एनजीओ है, वो इससे लिंक बताया जा रहा है सल्तनत बंगला नाम के ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि बांग्लादेश में है। हालांकि जो बांग्लादेश की सरकार है, उसने इस तरीके के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से मना किया है, क्योंकि इस तरीके का कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश में नहीं है। तो इसके पीछे एक षड्यंत्र जो नजर आ रहा है, अब हम उसकी बात करेंगे कि उससे किस किस तरीके के खतरे हैं। और उससे पहले एक बार जो बंगाल ए सल्तनत या सल्तनत ए बंगला जो कॉन्सेप्ट है, जिससे वो मैप उभर कर आया, वो क्या है। तो देखिए, जो सल्तनत ए बंगाल है, वो 1352 से लेके 1576 तक ये वाला साम्राज्य भारत में रहा, जिसके जो मुख्य इलाके हैं, अगर हम आज के उससे कंपेयर करें, अगर हम आज के भारत के मैप से बात करें, तो वेस्ट बंगाल उसका जो कोर हिस्सा था उस सल्तनत का, वो वेस्ट बंगाल था। अब क्योंकि बंगाल जो है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो झारखंड है वो बिहार से अलग हुआ, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट में असम हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो इन स्टेट से मिलकर ये सल्तनत बनी थी। कोई स्टेट पूरी थी, कोई स्टेट का थोड़ा बहुत हिस्सा, ज्यादा हिस्सा, इस तरीके से इन सारे स्टेट्स को मिला के ये सल्तनत बनी हुई थी। तो ये जो मानसिकता है वो इसी कॉन्सेप्ट से आई है कि जो उस समय में सल्तनत बंगला थी, उन्हीं सारे राज्यों को मिलाकर बांग्लादेश का निर्माण किया जाएगा। उसी को ग्रेटर बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश से जो एक्सटेंडेड जो पार्ट है, चाहे भारत का हो चाहे म्यांमार का हो, वो ही ग्रेटर बांग्लादेश के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
अब हम ये बात करते हैं कि ये देखिए, सोचने में तो बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि एक छोटी सी बात है, किसी के दिमाग में आई, किसी ने डाल दिया, तो ये कोई हकीकत में थोड़ी ना बदल सकता है। पर ये क्यों सोच खतरनाक है भारत के लिए इन फ्यूचर, अब हम उसकी बात करते हैं। देखिए, ये है सर सैयद अहमद खान। किसी समय 19वीं सदी के अंत में इन्होंने हिंदू और मुस्लिम अलग अलग आइडेंटिटी की बात की थी। इन्होंने दोनों को अलग अलग करके, दोनों के हितों को अलग अलग करके, दोनों को कल्चरली अलग अलग करके बताया था। तो जहां से वो सोच शुरू हुई, उसके 60-70 साल बाद एक अलग देश बनकर उभरा पाकिस्तान, टू नेशन थ्योरी के आधार पर, जिसे जिन्ना ने सच करके दिखाया। यानी कि जो एक कल्पना थी, जो एक सोच थी, वो एक पॉलिटिकल आंदोलन के रूप में चेंज हुई और फिर वो एक हकीकत में बदल गई। तो इस तरीके से अगर कोई सोच है और हम ये सोच रहे हैं कि ये तो बस ऐसे ही सोच लिया, तो वो बहुत व्यवहारिक नहीं है। जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि एक सोच हकीकत में चेंज होती है अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो भारत है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस भारत में किस तरीके के रहे हैं, है ना। जो ये सोच है, ये किस तरीके से खतरनाक होगी, उसको हम अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर किस तरीके से ये निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए, भारत में कुछ अलग अलग तरीके की पहचान है, लोग जो अपने आप को पहचानते हैं, जिस आइडेंटिटी के रूप में पहचानते हैं। तो एक जो पहचान है वो है कास्ट की। लोग खुद को कास्ट के रूप में, कि भाई मैं राजपूत हूं, मैं जाट हूं, मैं वैश्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, इस तरीके से लोग अपने आप को जाति के रूप में पहचान करते हैं। लेकिन ये जो जाति है, ये बहुत बड़ी पहचान नहीं है। एक जाति के अंदर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए एक अलग राज्य की डिमांड इस आइडेंटिटी के आधार पर नहीं की जा सकती। इसलिए अगर इस चीज को देखते हुए ये जो पहचान है, इससे बहुत ज्यादा खतरा अभी महसूस नहीं होता उस तरीके का जो कि अभी ये है। देखिए, दूसरी जो पहचान है, लोग अपने आप को जिससे पहचानते हैं, वो है भाषा। अलग अलग भाषाओं के आधार पर लोग खुद को डिस्टिंग्विश करते हैं। इसी आधार पर भारत में बहुत सारे राज्य बने हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग हुए भाषाओं के आधार पर, हरियाणा पंजाब से अलग हुआ भाषा के आधार पर। यानी कि भाषाओं के आधार पर भारत में राज्य बने हैं। लोग अलग अलग राज्यों की मांग करते आए हैं भाषा के आधार पर। लेकिन यहां पर बात क्या है, जो कास्ट है और जो भाषा है, वो एक कॉमन आइडेंटिटी, जो हिंदू आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी में ये दोनों आइडेंटिटी समाहित हो जाती है। यानी कि अलग राज्य की मांग तो होती है, पर अलग देश की मांग नहीं होती, क्योंकि हिंदू जो आइडेंटिटी है वो एक बड़ी आइडेंटिटी है और भारत हिंदुओं का देश कहा गया है। इसलिए कोई और कास्ट के आधार पर या भाषा के आधार पर भारत से अलग नहीं होना चाहता, क्योंकि वो सब अपने आप को अल्टीमेटली हिंदू मानते हैं। यानी कि एक बड़ी आइडेंटिटी दो छोटी आइडेंटिटियों को समाहित किए हुए है। अब हम बात करते हैं रिलीजन की। रिलीजन एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है। जैसे हिंदू एक आइडेंटिटी है, वैसे ही क्रिश्चियन एक आइडेंटिटी है, मुसलमान एक आइडेंटिटी, ये उतनी ही बड़ी आइडेंटिटी है। इसलिए आइडेंटिटी के आधार पर, जो धार्मिक, जो सांप्रदायिक आइडेंटिटी है, इसके आधार पर अलग देश मांगा जा सकता है। अगर हम इतिहास की बात करें तो जो पाकिस्तान की जो डिमांड की गई थी, पॉलिटिकल डिमांड, वो रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पर की गई थी। जो 1946 का इलेक्शन हुआ, जो प्लेबिसाइट हुआ, जो जनमत हुआ, वो धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर किया गया। तो ये एक खतरनाक आइडेंटिटी है अगर हम देश की संप्रभुता को देखें। और जो ये बांग्लादेश है ना, जो ग्रेटर बांग्लादेश है, यहां पे दो आइडेंटिटी मिक्स हैं, संप्रदाय और भाषा। यानी कि जो बंगाली मुसलमान, जो बंगाली बोलता है प्लस मुसलमान है, यानी कि यहां पर दो आइडेंटिटी कलेक्टिव हैं, जो इस मांग को, जो इस खतरे को और खतरनाक बनाते हैं। अगर हम पास्ट में देखें तो लैंग्वेज, भाषा और कलर के आधार पर बांग्लादेश पाकिस्तान से भी अलग हुआ था। यानी कि उनका रंग पाकिस्तानियों के रंग से अलग था और भाषा अलग थी। उसी आधार पर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। कहने का मतलब यह है कि ये एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है। यानी कि जो भाषा प्लस संप्रदाय दोनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाते हैं। और इस चीज की संभावना है कि जो इस आइडेंटिटी से खुद को पहचान करते हैं, वो भारत से अलग होने की डिमांड करें, जहां भी वो बहुतायत में है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो ये सोचते हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है, इसको तो हमारी भारत की सेना चुटकियों में हैंडल कर लेगी। वो खुद की सेना का कंपैरिजन इजराइल की सेना से करते हैं
कि जिस तरह इजराइल 8-10 मुस्लिम देशों को एक साथ संभाल सकता है तो भारत की सेना ऐसा क्यों नहीं कर सकती। देखिए, भारत की सेना की यहां पर बात नहीं है, यहां पर इजराइल वाला कॉन्सेप्ट लागू ही नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की सेना बांग्लादेश की सेना से बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर यह नौबत तब आएगी जब लड़ाई सीमाओं पर हो। पाकिस्तान जब बना था तो वहां पर सेनाओं की लड़ाइयों की बात नहीं थी। डिमांड, पाकिस्तान की जो डिमांड उठी थी, पॉलिटिकल डिमांड उठी थी, जो दंगे हुए थे वो भारत के अंदर हुए थे। जो पॉलिटिकल डिमांड है वो भारत के लोगों ने ही की थी, जो कि मुस्लिम संप्रदाय से थे। कहने का मतलब यह है कि यहां पर सेनाएं इन्वॉल्व नहीं होती, यहां पर पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स काम करती है, यहां पर लोगों की संख्या काम करती है। तो इजराइल वाला कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि यहूदियों ने इतने तरीके के दुख पूरी दुनिया में झेले हैं कि वहां पर पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरीके की नहीं बनती जहां इजराइल की पॉलिटिकल पार्टी फिलिस्तीन के लोगों को अपने घर में जगह दे, अपने देश में जगह दे वोट पाने के लिए। भारत में वो सिचुएशन नहीं है। भारत में पॉलिटिकल पार्टीज अपने हित के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए पड़ोसी देश के घुसपैठियों को बढ़ावा दे सकते हैं, देते हैं। इसलिए इजराइल की सिचुएशन भारत की सिचुएशन से टोटली डिफरेंट है। तो ये जो भ्रम की जो स्थिति है लोगों में, भारतीय लोगों में, इससे छुटकारा पाने की जरूरत है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये बात अभी उठी है या लोगों को, जो भारतीय लोग हैं वो लोग इस विषय के बारे में नहीं जानते। उन्हें बहुत पहले से ये अंदेशा है कि इस तरीके की प्रॉब्लम भारत में आ सकती है। सबसे पहले ये वाला मुद्दा उठाया था एस.के. सिन्हा, जो लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, जो असम के गवर्नर थे। उन्होंने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया 1998 के अंदर। उन्होंने एक 42 पेज की रिपोर्ट तब के प्रेसिडेंट मिस्टर के.आर. नारायणन को भेजी। उसमें उन्होंने इस खतरे को साफ साफ लिखा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेशी भारत के अंदर लगातार आते जा रहे हैं, 1971 से तो आ ही रहे थे अब, और जिस तरीके से वो आते जा रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब इन लोगों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, जो बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो खुद को बांग्लादेश में मिलाने के लिए कहने लगेंगे। जब वो इस तरीके की डिमांड करने लगेंगे कि हमें बांग्लादेश में शामिल होना है। तो ये बात आज की नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है। और जो दूरदर्शी लोग हैं उनको बहुत समय से इसकी पहचान थी, इस मुद्दे की पहचान थी। उनकी एक बहुत बड़ी जो सोच थी वो ये थी कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसकी विड्थ बहुत कम है, अगर बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या, बांग्लादेशियों की संख्या वहां पर बढ़ती रही तो एक दिन इस तरीके का भी आ सकता है जब नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की डिमांड उठने लगे। तो वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरीके की बातें आज से लगभग 25-26 साल पहले ही कर दी थी। अब हम बात यह करते हैं कि भारत सरकार इस विषय में क्या सोच रही है, किस तरीके के कदम उठा रही है। अगर अभी हाल ही की बात करें तो 15 अगस्त की स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी ने इस विषय को बहुत प्रमुखता से उठाया। कहने का मतलब यह है कि यह सरकार की एक प्रायोरिटी है। अगर कोई प्रधानमंत्री 15 अगस्त की स्पीच में इस तरीके की बात कहे तो साफ साफ लगता है कि उनकी प्रायोरिटी में यह मुद्दा है। अब देखिए, एक इस मामले की बात करें तो एक बात बहुत अच्छी हुई कि वहां से शेख हसीना की गवर्नमेंट चली गई। देखिए, वैसे तो शेख हसीना जी से भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अगर वो रहती तो इस तरीके का मुद्दा शायद ना उठता। उनके वहां से हटने के बाद ही यह मुद्दा उठ पाया है। तो ऐसा नहीं है कि जो बांग्लादेशी वहां से घुस रहे थे वो घुसना बंद कर देते, वो आते रहते, संख्या बढ़ती रहती और यह खतरा और बढ़ता। लेकिन उनके हटने से अब ये बहुत ज्यादा नजरों में आया है ये वाला मुद्दा। तो एक तरीके से उनके हटने से इस विषय में भारत को फायदा हुआ है। अब हम बात करें भारत का जो सबसे बड़ा प्लान जो इस विषय में दिखाई देता है वो स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है, जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जो इलेक्शन कमीशन अपनी लिस्ट को शुद्धि कर रहे हैं, अपनी लिस्ट की शुद्धि कर रहे हैं कि जो भारत के सिटीजन्स नहीं है उनकी छटनी कर रहे हैं। अब जब भारत के जो सिटीजन्स नहीं है उनकी छटनी होगी तो एक दिन ऐसा भी आ पाएगा जब उन्हें बाहर निकालने की प्रोसेस आगे बढ़ाई जाएगी। इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज लगती है, अगर हम अपना सिस्टम देखें, करंट सिस्टम देखें, तो उसमें जो न्यायालय है, जो एक अपने
पुराने तरीके से काम कर रहे हैं वो इसमें इफेक्टिव नहीं लगते। तो जो एक बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत है, जो विशेषज्ञ समझते हैं, तो अगर बांग्लादेशियों को, अवैध बांग्लादेशियों को अगर निकालना है तो भारत को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने होंगे जो बहुत जल्दी निर्णय करें और जो अवैध लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी भारत से निकाला जाए। और क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, यहां तानाशाही नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी के दिमाग में कुछ आया भाई ये व्यक्ति है और इसे निकालो, ऐसा नहीं। तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है। तो जो पॉलिटिकल मुद्दा है उसमें लोग सरकार का सपोर्ट करें जिससे कि सरकार का उत्साह बढ़े और वो पॉलिटिकली बैकफुट पर ना जाए। सच बात यह है कि यहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ मिलकर एकजुटता से काम करना चाहिए, क्योंकि चाहे पॉलिटिकल करियर हो, कोई भी करियर हो, वो तब तक है जब तक कि भारत है। अभी बांग्लादेश में जिस तरीके से सारा जो सिस्टम है वो तहस नहस किया गया, गैर मुसलमान लोगों को जिस तरीके से वहां से निकाला गया, तो वो समय बहुत दूर नहीं होगा जब इस तरीके की सिचुएशन जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डर के जो इलाके हैं, बांग्लादेश से लगते हुए इलाके हैं, वहां पे भी आए, तो वहां कोई पॉलिटिकल पार्टी तब काम नहीं कर पाएगी। तो सबको मिलके इस विषय पर सोचना चाहिए और एकजुटता के साथ काम करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली बार फिर किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।